नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नवाल की किताब इतिहास पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका एनसीईआरटी साठ संग्रह है, क्लास 6 to 12। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 36 पढ़ेंगे। तो नवीन राजू का उदय कैसे हुआ उसके बारे में आज पढ़ेंगे। और इसका पहला वीडियो का पार्ट नंबर है। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 36 अध्याय 36 आ गया, नवीन राजू का उदय। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे बंगाल। तो बंगाल के नवाब, ठीक है, तो बंगाल के नवाब तो सबसे पहले आपका मुर्शिद कुली खान। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान का जो शासनकाल था बंगाल का नवाब का 1713 से लेकर 1727 तक। और इसका दामाद था सुजाउद्दीन। तो सुजाउद्दीन का जो आपका शासनकाल था बंगाल के नवाब के समय में 1727 से लेकर 1739 तक। और सुजाउद्दीन का पुत्र का नाम था सरफराज खां और इसका शासनकाल था बंगाल के नवाब के तौर पर 1739 से लेकर 1740 तक। ठीक है, तो सबसे पहला बंगाल का नवाब बना मुर्शिद कुली खां। उसके बाद उसका दामाद था सुजाउद्दीन। उसके बाद का जो है बेटा था सरफराज खां। और सरफराज खां का जो है एक बेटा था, इसका नाम था अलीवर्दी खां। और इसका शासनकाल 1746 से लेकर 1740 होगा यहाँ पर। ठीक है, 1740 से लेकर 1756 तक था। और इसका दामाद का नाम था मीर कासिम। ठीक है, इसके दामाद का नाम था मीर कासिम। ठीक है, उसके बाद आपका जो है अलीवर्दी खां की पुत्री का नाम था मीना बेगम। ठीक है, और इसका बेटा का नाम था सिराजुद्दौला, जो कि 1756 में आपका 1757 तक आपका सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब रहा। ठीक है, और इसके बाद आपका जो मीर जाफर, इसका जो शासनकाल जो था वो आपका था प्रथम बार, तो पहली बार 1757 से लेकर 1760 तक आपका जो है शासक रहा, बंगाल का नवाब रहा। और दूसरी बार मीर जाफर जो आपका नवाब बना बंगाल का 1763 से लेकर 1765 तक। उसके आपका पुत्री, तो मीर जाफर के पुत्री का नाम था फातिमा बेगम। ठीक है, उसके बाद आपका जो है जो कि नजमुद्दौला, तो निजामुद्दौला, तो निजामुद्दौला का जो बंगाल के नवाब के तौर पर शासनकाल था आपका 1765 से लेकर 1766 तक। और उसके बाद उसका भाई निजामुद्दौला का भाई का नाम था सैफुद्दौला और इसका शासनकाल बंगाल के नवाब के तौर पर 1766 से लेकर 1770 तक था। फातिमा बेगम मीर खां, ठीक है, 1760 से लेकर 1763 तक। ठीक है, तो ये आपका इन लोगों का बंगाल के नवाब के तौर पर शासन किया। तो 1713 से लेकर आपका जो है टोटल 1764 तक रहा था। ठीक है, 1770 तक। तो सबसे पहले आपका मुर्शिद कुली खां, उसके बाद आपका सुजाउद्दीन, उसके बाद सरफराज खां, उसके बाद आपका अलीवर्दी खां, सबका सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, निजामुद्दौला और आपका सैफुद्दौला। ठीक है, अंग्रेजों ने तो अंग्रेजों ने 1651 में तो अंग्रेजों ने 1651 में बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री शाह सुजा की अनुमति से स्थापित की। ठीक है, तो शाह सुजा की अनुमति से स्थापित की थी आपका जो फैक्ट्री। ठीक है, तो 1651 में आपका जो शासक था मुगल सम्राट का, वो आपका था औरंगजेब। ठीक है, तो शाह सुजा उसमें आपका सूबेदार होगा। ठीक है, उसने अनुमति दी बंगाल को फैक्ट्री लगाने के लिए जो बंगाल में अंग्रेजों को। ठीक है, उसी वर्ष राजवंश की एक महिला तो उसी वर्ष राजवंश की एक महिला का डॉक्टर बॉटन द्वारा चिकित्सा करने पर उसने अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर टैक्स के बदले बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा से कर मुक्त व्यापार अनुमति दी। 1698 में तो 1698 में सूबेदार अजीम उस खान ने तो 1698 में सूबेदार अजीम उस खान ने कंपनी को सुल्तानाती कालीकत्ता एवं गोविंदपुर की जमींदारी दे दी। और 1717 में आपका मुगल सम्राट फर्रुख सियर ने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की थी। ठीक है, तो 1698 में सूबेदार आजिम उस खान ने कंपनी को सुल्तानाती को कालीकत्ता एवं गोविंदपुर की जमींदारी दे दी। और 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुख सियर ने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की थी। ठीक है, मुर्शिद कुली खां, तो मुर्शिद कुली खां का जब का शासन काल था बंगाल के नवाब के तौर पर 1770 से लेकर
27 तक। तो मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब ने बंगाल का दीवान बनाया था, ठीक है। मुर्शिद कुली खां को 1717 में बंगाल का सूबेदार बनाया गया, परंतु वह उसका वास्तविक शासक 1700 से ही था, जब उसे दीवान बनाया गया था, ठीक है। तो 1700 से आपका दीवान था मुर्शिद कुली खां बंगाल का, और 1717 में इसे जो है बंगाल का सूबेदार बनाया गया था, ठीक है। और इससे पहले आपका जो अजीम उल शान था, जो कि सूबेदार था बंगाल का, ठीक है। और इससे पहले आपका शाह शुजा था बंगाल का सूबेदार या दीवान। वह जल्दी तो आपका जो है मुर्शिद कुली खां जल्दी एक स्वतंत्र शासक बन गया। उसने अपनी राजधानी मध्य बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्थापित की थी, ठीक है। मुर्शिद कुली खां मुगल बादशाह को नियमित रूप से राजस्व नजराना की अत्यंत बड़ी रकम भेजता रहा, और इसके शासन के दौरान केवल 3 विद्रोह हुआ, ठीक है। इसके शासन के केवल 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम राय और उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया। उसके बाद शुजात खान ने विद्रोह किया, एवं अंतिम विद्रोह नजात खान ने किया था, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खां मुगल बादशाह को नियमित रूप से राजस्व नजराना की अत्यंत बड़ी रकम भेजता रहा, और इसके शासन के दौरान केवल 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया, और उसके बाद शुजात खान ने विद्रोह किया, और उसके बाद अंतिम विद्रोह नजात खान ने किया। तो शुजात खान, नजात खान, सीताराम राय, उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद ने मुर्शिद कुली खां के समय विद्रोह किया था। मुर्शिद कुली खां ने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि में बना दिया, ठीक है। तथा इजारा व्यवस्था ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था आरंभ कर दी, ठीक है। मुर्शिद कुली खां ने गरीबों का कष्ट दूर करने तथा उन्हें समय पर भू राजस्व देने में समर्थ बनाने के लिए तकावी ऋण पहले राशि प्रदान करना जो दिया। और मुर्शिद कुली खां एवं उत्तरवर्ती नवाबों ने हिंदू और मुसलमानों को रोजगार के समान अवसर दिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका सुजाउद्दीन, इसका शासनकाल 1727 से लेकर 1739 तक था, ठीक है। सुजाउद्दीन, इसके बारे में बात हो रहा है। इसका पुत्र दामाद था मुर्शिद कुली खान का, तो यह मुर्शिद कुली खां का दामाद था, और 1733 में बिहार का कार्यभार इसके अधीन हो गया, और इसने अलीवर्दी खां को बिहार का नायाब सूबेदार, ठीक है। तो अलीवर्दी खान को नायाब सूबेदार बनाया सुजाउद्दीन ने, और 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो गई, और उसके बाद उसके दामाद सुजाउद्दीन ने बंगाल पर 1739 तक शासन किया, ठीक है। नेक्स्ट आपका सरफराज खान, तो सरफराज खान का शासनकाल नवाब के तौर पर बंगाल का 1739 से लेकर 1740 तक था। शुजाउद्दीन के स्थान पर उसका बेटा सरफराज खान बंगाल का नवाब बना, और इसने आलम उद्दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की थी। अलीवर्दी खान ने जो है गिरिया नामक स्थल पर सरफराज खान की हत्या कर दी, और उस समय दिल्ली का शासन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के अधीन था, ठीक है। अलीवर्दी खान 1740 से लेकर 1756 तक आपका जो है शासक रहा बंगाल का नवाब। तो 1740 में अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना, और उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को अस्थायी बनाया। राजगद्दी पर अधिकार के बाद उसने मुगल बादशाह को अपनी सत्ता की पूर्ति के लिए नजराना भेजा, परंतु उसके बाद अपने 16 वर्ष के शासनकाल में उसने मुगल बादशाह को कभी राजस्व रेवेन्यू नहीं दिया। यह नाम मात्र के लिए मुगल सम्राट के अधीन था, ठीक है। मराठों द्वारा अलीवर्दी खां को अत्यधिक क्षति उठानी पड़ी। अंततः उसने मराठा सरदार रघुजी से 1751 में संधि कर ली। इस संधि के द्वारा उसने मराठों को उड़ीसा प्रांत और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ के देने का बात स्वीकार कर ली। अलीवर्दी खान ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी से के छत्ते से की, जिसका उसने लाभ के लिए शहद के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी, जिसमें एक का विवाह ढाका, दूसरे का विवाह पूर्णिया और तीसरे का विवाह पटना के शासकों के साथ हुआ था। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसकी सबसे छोटी लड़की का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना, जिसे अलीवर्दी खान ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, ठीक है। सिराजुद्दौला का शासनकाल 1756 से लेकर 1757 तक था। तो अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका दौहित्र पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना, और राजगद्दी पर बैठने के समय उसके 3 प्रमुख शत्रु थे। इसमें आपका पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, जिससे एक बेटी का शादी हुआ था। आपका अलीवर्दी खां की बेटी का शादी पूर्णिया के नवाब शौकत जंग के साथ हुआ था। उसकी मौसी तो गसिटी बेगम, ठीक है। तो
अली वर्दी खां की पत्नी की बहन का नाम था घसीटी बेगम एवं एक अंग्रेज अधिकारी शत्रु थे सिराजुद्दौला के 1756 में। तो 1756 में सिराजुद्दौला ने पूर्णिया के शौकत जंग के दमन हेतु प्रस्थान किया। सिराजुद्दौला ने अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में उसे पराजित कर उसकी हत्या कर दी। ठीक है। और नेक्स्ट आपका है 1756 में यूरोप में। तो 1756 में यूरोप में शतवर्षीय युद्ध छिड़ गए जाने से अंग्रेज व फ्रांसीसियों ने अपने अपने गोदामों को दुर्गीकृत करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने कलकत्ता और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी प्रारंभ कर दी। नवाब के मना करने पर फ्रांसीसी मान गए, किंतु अंग्रेज नहीं माने। ठीक है। 4 जून 1756, तो 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। फिर सिराजुद्दौला ने 15 जून को कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। 5 दिन के घेरे के बाद 20 जून 1756 को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया और गवर्नर ड्रेक, सेनापति मिनीचिन एवं अन्य अंग्रेज अधिकारियों ने भागकर फुल्टा द्वीप में शरण ली। ठीक है। एक आपका यहाँ पर ब्लैक होल घटना होती है। तो ब्लैक होल घटना आपकी जो है 20 जून 1756 को हुआ। ठीक है। और एक अधिकारी जेट हॉलवेल द्वारा बताया गया कि नवाब ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबी एवं 14 फीट 14 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन हॉलवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे। यह घटना इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। प्लास्टिक युद्ध की पृष्ठभूमि। तो क्लाइव ने मानिकचंद को रिश्वत देकर 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और 9 जनवरी 1757 को नवाब ने क्लाइव से अलीनगर की संधि कर ली। ठीक है। तो क्लाइव ने मानिकचंद को रिश्वत देकर जो है 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। ठीक है। और 9 फरवरी 1757 को नवाब ने क्लाइव से अलीनगर की संधि कर ली। ठीक है। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुआ। तो यह संधि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई। इस संधि के द्वारा कंपनी के क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार पुनः स्थापित हो गए। इस संधि के अंतर्गत कंपनी को अपने अधीन स्थलों को दुर्गीकृत करने एवं सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है। 18 अगस्त 1757 को 18 अगस्त 1757 को अंग्रेज ने कलकत्ता में अपनी टकसाल स्थापित की। 13 मार्च 1757 को क्लाइव व वाटसन ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया। ठीक है। और नवाब ने इसे अलीनगर की संधि का उल्लंघन माना। परिणाम स्वरूप क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। तो नवाब के प्रमुख अधिकारी उससे असंतुष्ट थे। ठीक है। और क्लाइव ने इसका लाभ उठाकर एक षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र में नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर, सेना का एक अन्य अधिकारी यार लतीफ, दीवान राय दुर्लभ और बंगाल के सबसे बड़े बैंकर जगत सेठ शामिल था। क्लाइव ने एक धनी व्यापारी अमीन चंद के माध्यम से इन लोगों को संपर्क किया था। ठीक है। तो आपका अब होता है पलासी कल 23 जून 1757 को। क्लाइव की जन्म में 950 यूरोपीय पैदल, 100 यूरोपीय तोपची, 50 नाविक और 2100 भारतीय सैनिक थे। नवाब की सेना लगभग 50,000 थी। युद्ध में मीर जाफर ने नवाब को धोखा दिया और नवाब की ओर से मीर मदान, मोहनलाल एवं कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया। मीर मदान युद्ध में मारा गया और अंग्रेज विजयी हो गए। नवाब भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा, जहां मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा उसकी हत्या करवा दी। ठीक है। तो आपका जो है सिराजुद्दौला की हत्या यहाँ पर करवा दी गई। ठीक है। और युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगने की जमींदारी मिल गई, जमींदारी, और जिससे इसकी आय में वृद्धि हुई। क्लाइव को 2,34,000 तो क्लाइव को 2,34,000 रुपये भेंट की गई तथा 50 लाख रुपये सेना और नाविकों को दे दिया गया। मीर जाफर तो 1757 से लेकर 1756 तक, तो 1757 से 1760 तक, तो प्लासी की सफलता के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और मुर्शिदाबाद के किसी हाजिर जवाब दरबारी ने मीर जाफर का नाम कर्नल क्लाइव का गधा रखा था। इसके कार्यकाल में अंग्रेजों की बांट व राज करो की नीति का सूत्रपात हुआ और 25 फरवरी 1760 को क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया। तो प्लासी की सफलता के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है। और मुर्शिदाबाद के किसी हाजिर जवाब दरबारी ने मीर जाफर का नाम कर्नल क्लाइव का गधा रख दिया। ठीक है। और इसके कार्यकाल में अंग्रेजों को बाट व राजकोट की नीति का सूत्रपात हुआ। 25 फरवरी 1760 को क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया।
इसका आपका मीर कासिम, तो मीर कासिम का शासनकाल बंगाल के नवाब के तौर पर 1760 से लेकर 1763 तक था। तो मीर कासिम अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा सबसे योग्य नवाब था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली, क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रात्मक वातावरण से दूर रहना चाहता था, अर्थात कलकत्ता से दूर होने के कारण अंग्रेजी हस्तक्षेप भी कम करता था। ठीक है। मीर कासिम ने बिहार के उप सूबेदार तो मीर कासिम ने बिहार के उप सूबेदार राम नारायण से क्लाइव का संरक्षण मिला था, कंपनी से उसे सौंपने को कहा। वेंसीटाट ने राम नारायण को मीर कासिम को सौंप दिया और मीर कासिम ने उसका वध कर दिया। ठीक है। पटना व्यापारिक कोठी के प्रमुख एलिस ने पटना पर आक्रमण कर दिया अधिकार कर, परंतु मीर कासिम ने पटना पर तुरंत अधिकार कर एलिस को पराजित कर दिया। ठीक है। तो पटना व्यापारिक कोठी के प्रमुख एलिस ने पटना पर आक्रमण कर लिया अधिकार कर लिया, परंतु मीर कासिम ने पटना पर तुरंत अधिकार कर एलिस को पराजित कर दिया। मीर जाफर 1763 से लेकर 1765 तक, तो पटना की घटना के कारण कंपनी ने जुलाई 1763 में मीर जाफर को नवाब घोषित कर दिया और मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है। मीर जाफर ने कंपनी से केवल 2.5% नमक कर लेने के अतिरिक्त कंपनी को सभी करों से मुक्त कर दिया। ठीक है। तो पटना की घटना के कारण कंपनी ने जुलाई 1763 में मीर जाफर को नवाब घोषित कर दिया, मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और मीर जाफर ने कंपनी से केवल 2.5% नमक कर लेने के अतिरिक्त कंपनी के सभी करों से मुक्त कर दिया। ठीक है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ, तो मीर कासिम के विरुद्ध अंग्रेजों ने युद्ध छेड़ दिया। ठीक है। और मीर कासिम ने अंग्रेजों को युद्ध बंद करने की चेतावनी दी, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचा। उस समय वहां मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित था। ठीक है। इस प्रकार तीनों के मत समझौते के तहत उनकी संयुक्त सेना ने पटना के पास बक्सर में घेरा डाला और 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस संयुक्त सेना को हरा दिया। मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया और वहीं पर उसकी 1777 में मृत्यु हो गई। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई और 1765 में मीर जाफर की भी मृत्यु हो गई। ठीक है। इसके बाद आपका शासक बना नजमुद्दौला 1765 से लेकर 1766 तक। तो फरवरी 1765 में मीर जाफर के अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला को नवाब बनाया गया और इस समय अंग्रेजों ने लगभग सभी अधिकार अपने पास रखे हैं। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव पुनः ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया और उसने बंगाल के नवाब मुगल सम्राट व अवध के नवाब शुजाउद्दौला से संधि की। क्लाइव ने मुगल सम्राट और अवध के नवाब से इलाहाबाद की दो अलग अलग संधियां की थी। ठीक है। नेक्स्ट आपका अवध, तो अवध राज अंग्रेजी व मराठा राज्यों के मध्य में था और यह जो है पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूरा में कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था। इसे बफर स्टेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो अवध राज्य अंग्रेजी व मराठा राज्यों के मध्य में था। यह पश्चिम में कन्नौज से पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था और इसे बफर स्टेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 को, तो यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य हुई और इस संधि पर शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और क्लाइव ने हस्ताक्षर किया था। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित है। ठीक है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त के फरमान के लिए जरिए बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दी। सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले देकर दिए गए। मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन के रूप में दिए जाने का निर्णय लिया गया। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ और इस संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुई। इस संधि के प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थे, जिसमें अवध का राज कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर नवाब को वापस मिल गया। ठीक है। और कंपनी को 50 लाख रुपए एवं चुनार का दूर अवध से प्राप्त हुआ। अवध में कर मुक्त व्यापार बिना टैक्स व्यापार करने की सुविधा अंग्रेजी कंपनी को दे दी गई। ठीक है। यहाँ पर आपका अवध के नवाब सबसे पहले आपका मीर मोहम्मद नासिर। तो मीर मोहम्मद नासिर आपका जो है सबसे पहला था। उसके बाद शहादत खान, तो शहादत खान का जो कि आपका अवध का नवाब था और इसका शासनकाल 1722 से लेकर 1739 तक। ठीक है। तो 1722 से लेकर 1739 तक। ठीक है। और ये आपका अवध का संस्थापक था और इसका उपाधि थी बुरहान उल मुल्क और इसकी राजधानी थी
फैजाबाद अयोध्या, ठीक है। तो अवध का राजधानी था शुरुआत में फैजाबाद, ठीक है। और इसमें आपका वास्तविक संस्थापक था सादत खां, जिसका शासनकाल 1722 से लेकर 1739 तक अवध का नवाब था ये। उसके बाद पास सफदरजंग, तो सफदरजंग का शासनकाल अवध के नवाब के तौर पर 1739 से लेकर 1754 तक था। तो 1739 से लेकर 1754 तक। उसके बाद आपका जो है सफदरजंग के बाद शुजाउद्दौला, तो 1754 से लेकर 1775 तक। उसके बाद आसाफउद्दौला 1775 से लेकर 1797 तक। उसके बाद आपका जो है वजीद अली 1797 से लेकर 1798। उसके बाद आपका जो है आदत अली खां, तो आदत अली खां 1798 से लेकर 1814 तक, ठीक है। तो आपका जो है सादत खां, सफदरजंग, शुजाउद्दौला 1754 से लेकर 1775 तक, और आसाफउद्दौला 1775 से लेकर 1797, वजीर अली 1797 से 1798, आदत अली 1798 से लेकर 1814 तक, ठीक है। और आदत अली के बाद, तो आदत अली खां के बाद आपका जो बना नवाब अवध का, उसका नाम था गाजुद्दीन, तो गाजुद्दीन हैदर अली खां, तो गाजुद्दीन हैदर अली खां, जिसका जो आपका शासन था अवध के नवाब के तौर पर 1814 से लेकर 1827। उसका आपका जो नासिरुद्दीन हैदर, तो नासिरुद्दीन हैदर 1827 से लेकर 1837। उसका अली शाह 1837 से लेकर 1842। और उसके बाद आपका जो अमजद, तो अमजद अली खां 1842 से लेकर 1847, ठीक है। और अमजद अली खां के बाद आपका जो मुश्ताक अली, और उसके बाद इधर आपका वाजिद अली शाह 1847 से लेकर 1856, और इधर आपका सुलेमान कादर, ठीक है। और वाजिद अली शाह का पुत्र का नाम था बिजरीस कादिर, ये आपका आखिरी नवाब था अवध का, जो कि 1857 में बना था, ठीक है। तो वाजिद अली शाह 1847 से लेकर 1856, बिजरीस कादिर 1857 तक, ठीक है। उसके पहले बहुत सारे नवाब थे, उसको आपको याद करना, ठीक है, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो, ठीक है। तो आप सआदत खां, सफदरजंग, शुजाउद्दौला, असफदुद्दौला, वजीद अली, आदत अली खां, गाजुद्दीन हैदर अली खां, नासुद्दीन हैदर, अली शाह, अमजद अली शाह, वजीद अली शाह और ब्रिजेश कारी, ठीक है। अली शाह, अमजद अली शाह और आपका वाजिद अली शाह, आपका ब्रिजेश कारी, ठीक है। तो आपका जो अमजद, अमजद वाजिद, तो अमजद अब वाजिद, ठीक है, याद रखिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शाहजद खां के बारे में। तो शाहजद खां, जिसे बोलते थे बुरहान उल मुल्क, और इसका शासनकाल 1722 से लेकर 1739 तक था, ठीक है। और तो देखिए आपका यहाँ पर शाहजद खान होगा, ठीक है। ये आपका सबसे पहले इसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है, जो कि वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। मीर मोहम्मद नासिर जो है आपका, इसमें स्थापना नहीं हुई थी, लेकिन इसने नींव डाली थी, ठीक है। इसने नींव डाली थी मीर मोहम्मद नासिर ने, ठीक है। पहला वास्तविक संस्थापक शाहजद खान था, ठीक है। तो शाहजद खान बुरहान उल मुल्क अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां था। सादत खां 1720 ईस्वी में बयाना का फौजदार, तो बयाना का फौजदार नियुक्त हुआ और उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध संयंत्र में भाग लिया। फलस्वरूप पहले उसे 5000 और फिर सप्तचारी का मनसब मिला और बुरहान उल मुल्क की उपाधि भी मिली थी, ठीक है। तो आपका जो है बुरहान उल मुल्क की उपाधि मिली थी, ठीक है। और सादत खां एक छोटा मुगल अफसर था, तो सादत खां एक छोटा मुगल अफसर था जिसने 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त रेवेन्यू सेटलमेंट लागू किया। अवध के शासकों ने अराजकता समाप्त करने, सूबे के वित्तीय साधनों को बढ़ाने तथा न्याय व शांति स्थापित करने का प्रयास किया। अवध के शासकों के राज्य का विस्तार रुहेलखंड प्रदेश तक था, जो दिल्ली के पूर्व में स्थित था। रुहेलखंड प्रदेश में भारत की पश्चिमोत्तर सीमा की पर्वत श्रेणियां, रूस से रफ्तगान लोग बड़ी संख्या में आकर बस गए थे, जिन्हें रुहेला कहा जाता था, ठीक है। और उचित लगान लगाकर और किसानों को बड़े जमींदारों के जुर्मों से बचाकर सादत खान ने किसानों की स्थिति को बेहतर बनाया था। शहादत खान ने नादिर शाह के आक्रमण, के समय शाही मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था और अपने नाम व सम्मान की रक्षा के लिए 1739 में आत्महत्या कर ली थी सादत खान ने, ठीक है। 1739, तो 1739 में अपनी मृत्यु से पहले सादत खान वस्तुतः अंग्रेज शासक बन गया था। और 1739 में अपनी मृत्यु से पहले सादत खान वस्तुतः स्वतंत्र शासक, ठीक है, स्वतंत्र शासक बन गया था। और सफदरजंग ने 1754 में अपने मरने तक अवध और इलाहाबाद की जनता को किसी अशांति का सामना करने से रोक दिया था, ठीक है। तो आपका जो है शहादत खान के बाद आपका उसका पुत्र बना सफदरजंग, शासक बना था अवध का, ठीक है। तो सफदरजंग जिसे अबुल मंसूर खां, तो अबुल मंसूर खां इसे कहा जाता है सफदरजंग को, और इसका शासनकाल 1739 से लेकर 1754 तक था। तो अबुल मंसूर का सफदरजंग, ठीक है। सादत खां का, तो ये आपका सादत खां का भतीजा था
वह दामाद भी था, ठीक है। और वह उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बना सम्राट मोहम्मद शाह ने। तो सम्राट मोहम्मद शाह ने एक फरमान द्वारा सफदरजंग को अवध का नवाब नियुक्त कर दिया था। 1748 में सम्राट अहमद शाह ने उसे अपना वजीर बनाया था सफदरजंग को, और तथा इलाहाबाद प्रांत दे दिया था। इसे इस कारण उसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाने लगे, ठीक है। आपका जो है इस कारण उसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाने लगे थे, ठीक है। 1748 में, तो 1740 में अहमद शाह अब्दाली और मुगलों के मध्य लड़े गए मणिपुर के युद्ध में। तो मणिपुर के युद्ध में मुगलों के साथ दिया तथा सम्राट अहमद शाह से वजीर का पद प्राप्त किया था, ठीक है। सफदरजंग, तो सफदरजंग ने न्याय की उचित व्यवस्था की थी। उसने नौकरियां देने में हिंदुओं व मुसलमानों के मध्य निष्पक्षता की नीति अपनाई। उसकी सरकार के सबसे बड़े पद पर महाराजा नवाब राय, तो महाराजा नवाब राय एक हिंदू था, ठीक है। 1753 ईस्वी में, तो 1753 ईस्वी में बादशाह ने उसे वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया था, ठीक है। तो आपके बादशाह ने उसे वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया था आपका सफदरजंग को। और शाही सेनाओं के साथ विफल संघर्ष के उपरांत वह अवध वापस चला गया, और जहां 1754 में उसकी मृत्यु हो गई थी सफदरजंग की, ठीक है। 1750 और 1751 की लड़ाई में सफदरजंग ने रूहेलों और बंगस पठानों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। उसने मराठों की सैनिक सहायता तथा जाटों का समर्थन प्राप्त किया था, ठीक है। नवाबों की सरकार के तहत, तो नवाबों की सरकार के तहत लंबे समय तक लगातार शांति और सामंतों की आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप अवध दरबार के आसपास एक विशिष्ट लखनवी संस्कृति विकसित हुई। और लखनऊ बहुत समय से अवध का एक महत्वपूर्ण नगर था, जो 1775 ईस्वी में, अवध के नवाबों का निवास स्थान बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सुजाउद्दौला। तो सुजाउद्दौला 1754 से लेके 1775 तक आपका जो है शासक बना, ठीक है। तो अवध के सूबेदार सफदरजंग की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र सुजाउद्दौला बना, ठीक है। अवध के सूबेदार सफदरजंग की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र जो है सुजाउद्दौला बना, ठीक है। पानीपत के तृतीय युद्ध में सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। बंगाल के प्रत्युत नवाब मीर कासिम व दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ उसने अंग्रेज के विरुद्ध बक्सर का युद्ध लड़ा, परंतु पराजित हुआ। बक्सर के युद्ध की विजय के बाद 1765 में क्लाइव ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला से कड़ा हुआ इलाहाबाद के जिले लेकर शाह आलम को दे दिया था, ठीक है। यहाँ पर आपका एक बनारस की संधि होता है 1773 में। तो यह संधि अवध के नवाब सुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग के मध्य हुई थी, और इस संधि के द्वारा इलाहाबाद व कड़ाक के जिले नवाब को 50 लाख रुपए में बेच दिया गया। इस संधि से प्रेरित होकर 1770 नवाब ने 1774 में रुहेलखंड पर आक्रमण कर दिया, और अप्रैल 1774 ईस्वी में मीरनपुर कटरा के स्थान पर एक निर्णायक युद्ध जिसमें रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां को मार डाला, ठीक है। तो रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां को मार डाला गया, ठीक है, जो कि आपका मीरनपुर में युद्ध हुआ था, ठीक है। तब बनारस की संधि हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर रूहेला सरदार को मार डाला गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो बना नवाब गाजिउद्दीन हैदर अली खान। तो गाजिउद्दीन हैदर अली खान, इसका शासनकाल जो था 1814 से लेकर 1827 तक था। हेस्टिंग ने 1815 में इसे बादशाह की उपाधि दी थी, और इसके बाद नासिरुद्दीन अली शाह राजगद्दी पर बैठा था, ठीक है। वाजिद अली शाह 1847 से लेकर 1856 तक। तो वाजिद अली शाह 1847 से लेकर 1856 तक यह अवध का अंतिम नवाब था। इसी के शासनकाल में लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में ऑर्ट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। और वाजिद अली शाह को नजरबंद कर जो है कलकत्ता में रखा गया था, ठीक है। तो वाजिद अली शाह 1847 से लेकर 1856 तक अवध का नवाब बना, ठीक है। और 1854 में ऑर्ट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, और वाजिद अली शाह को नजरबंद कर दिया गया। नेक्स्ट आपका हैदराबाद, ठीक है। तो एक मिनट, नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे आपका हैदराबाद से हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका कल जो है वीडियो नंबर 2 होगा, और पार्ट नंबर भी होगा आपका चैप्टर नंबर 36 का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।
ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।